हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको जो है हम लोग, ये पहला हम लोग का क्वेश्चन होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये है क्या, उससे पहले हम लोग जो है एक बात को समझे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये कह रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिफ्रेस हो रहा, कम हो रहा, और जब कम होगा उसका टेम्परेचर कम किया जा रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसी बात को जानना है। और ये हमारा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें हमारा सैल्यूट पार्टिकल भी होना कंपलसरी है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वाटर है। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान से समझिए, H2O है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यदि हम लोग इसमें कुछ सैल्यूट को मिलाते हैं और इस कंडीशन में मान लिया जाए कि हम लोग का जो टेम्परेचर है वह T0 है या T0F है, इस टाइप से जो है हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन में जो इसका टेम्परेचर है यानी फ्रीजिंग पॉइंट का, वो T0 है। जब हम लोग सैल्यूट को इसमें मिलाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट होगा। मान लिया जाए कि ये हमारा कंटेनर है और ये हमारा सॉल्यूशन है। अब सैल्यूट पार्टिकल इसमें जो है इंक्लूड है, क्योंकि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सैल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पार्टिकल पर। अब जब हम सैल्यूट पार्टिकल्स को इसमें मिक्स करते हैं और उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने की वजह से ये देखेंगे कि वो फिर धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आएगा, फ्रीज हो। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि जो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसको फ्रीज होने में मान लेते हैं कि अब -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जो है इसको मान लिया जाए कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है T0F है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसका जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, यानी T0 - TF, इसी को हम लोग डेल्टा TF कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके रिस्पेक्ट में एक हम लोग ग्राफ जो है क्रिएट करते हैं। ग्राफ बनाया जाए, जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये रहा, इसको यहाँ कर लेते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो है इसको हम लोग वेपर प्रेशर और इसको हम लोग टेम्परेचर मान लेते हैं। तो जो हमारा सॉल्वेंट है और ये जो हमारा सॉल्यूशन है, दोनों को वेपर फॉर्म में लाएंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है इसमें पड़ेगी। इसमें जो सैल्यूट पार्टिकल्स है वो तो वेपराइज होगा नहीं, केवल वही होगा। इस कंडीशन में हम लोग जो है एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। ये वेपर प्रेशर जो है अपर में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और इधर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे जो है हम इस पार्टिकल को नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। और ये हमारा सैल्यूट है, सॉल्वेंट, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों।
अब जो है जैसे जैसे हम लोगों ने नीचे किया सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, सॉल्वेंट को भी डिक्रीज किया गया और एक ऐसी स्टेट में लाया गया जहाँ पर वह जो है फ्रीज हो जाए, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इस कंडीशन में जानते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वह कम होगा। तो ये मिला लिया जाए यहाँ तक, जब यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यही डिफरेंट जो है हम लोग का डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है बच्चों। तो हम लोगों ने सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर लिया था वह T0 लिया था, नहीं ये तो हमारा सॉल्यूशन का हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट को हमने लिया था T0 F और इसको हमने लिया T0, तो दोनों का डिफरेंट क्या हो गया, डेल्टा TF। और डेल्टा TF जो है डिफरेंट हो गया किसके किसके, T0 माइनस TF। तो ये ग्राफ भी है और ये भी है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे की जो कुछ पॉइंट्स है उसको हम नोट कर दें। यहाँ पे नोट कर लिया है हमारा जो डेल्टा TF था वह था T0 माइनस T0 F। अब जो है कुछ स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि मेन तो हमारा ये फॉर्मूला ही है जिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है इट इज द टेम्परेचर at which its liquids and the solid phase have the same vapor pressure, phase have the same vapor pressure। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में जो है दोनों का वेपर प्रेशर जो है सेम है, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, डाउन कर रहे थे। इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि ए सैल्यूट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट of the solvent its effect is called depression of freezing point, यानी कि डेल्टा TF। हो गया बच्चों। या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये सॉल्वेंट का है ये हमारा सैल्यूट का है, तो इन दोनों के डिफरेंट को भी हम लोग जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी आर करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट of solvent and solution। ठीक है बच्चों, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के जो फ्रीजिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंट है उसको हम लोग जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब जो है इसको नोट कर लीजिए ताकि ये कुछ आपके काम आएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लिया जाए कि जो हम लोगों का डेल्टा TF है यह जो है डायरेक्टली जो है मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ये बात जानते हैं। कैसे जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया था, इसमें हमने सैल्यूट को जोड़ा और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो सैल्यूट पार्टिकल की वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो काफ़ी लो हो गया और इसका ज़्यादा हो।
मतलब जैसे कि मान लिया जाए हमने वाटर को लिया था H2O को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिला तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ मान लेते हैं कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा है और इसकी वजह से ये कम हो गया। तो इसमें जो वजह है, रीजन है, वो देखा जाए तो सॉल्यूट पार्टिकल्स है और सॉल्यूट पार्टिकल्स ही पर डिपेंड कर रहा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर यही होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पे। इसलिए जैसे जैसे अमाउंट जो हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ये इसके ऊपर जो है इफेक्ट डालेगा और ये डायरेक्टली किसकी होगा, मोलालिटी के, यानी कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब जो है हम लोग यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ये हमारा जो है एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। और आपको पता है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ हमारा सॉल्यूशन है। मान लिया जाए सॉल्यूट का जो वेट है W1 है, वेट हो गया W1, और मोलर मास की बात किया जाए तो यह M1 हो गया। इसका मान लिया जाए W2, इसका मान लिया जाए M2। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे M की, मोलालिटी की, तो आपको पता है कि यहाँ लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और यदि हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारा जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम केजी में लिख सकते हैं। तो जब यहाँ केजी में हो गया तो यहाँ से तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है केजी में कन्वर्ट करने के लिए कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ 1000 रह गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं और डेल्टा TF इक्वल टू KF, और M की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, मोल ऑफ, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको यदि रहने दिया जाए तो अभी एक सेकेंड के लिए रुक जाइए, M इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास, यानी कि यहाँ हो गया W1 अपान M1, और यहाँ पे हमने कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है W2 हो गया। ठीक है। वैसे एक बात बता दें, जब ग्राम में होगा तो उसको हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो हमारा ये मोलालिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ केजी में होना कंपलसरी है बच्चों। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर M की जगह पे W1 अपान M1 अपान W2 पुटअप कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम चाहें तो 1000 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF, और ये फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा W1 इंटू 1000 अपान M1 इंटू W2। ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना जो है नोट कर लिया जाए। एक अगला हमारा क्वेश्चन होगा दूसरा, इसको नोट कर लीजिए। एक दूसरा हमारा पॉइंट है होमवर्क में आप लोगों का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM भी कहते हैं इसको। अब ये SPM है क्या? तो यह एक मेम्ब्रेन है जिससे कोई लिक्विड जो है पास करता है। तो जब उसमें पास कराना है, हमें सॉल्यूट को पास कराना है, सॉल्वेंट को पास कराना है, सॉल्यूशन को पास कराना है, तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने में से आने जाने देता है,
सैल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे हम SPM लगाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये हमारा सॉल्यूशन है। मान लिया जाए कि ये पार्टिकल्स जो है, ये जो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहे हैं और ये एक ऐसे बना रहे हैं, तो जो ऐसे ऐसे बना रहे हैं इसको मान लिया जाए यह हमारा सॉल्वेंट है, और जैसे हम राउंड में बना रहे हैं इसको मान लिया जाए कि सैल्यूट है। तो इसको जाने नहीं देता, केवल जो है ये वाला पार्टिकल्स को इसमें से जाने देता है। तो इसी को हम लोग जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको जो है डिफाइन कर लिया जाए, नोट करिए आप लोग। हुज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन possess into solvent particles, not a solute particle. Particles is known as SPM। ये कह रहा है कि यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसमें से केवल हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल को ही पास करा सकते हैं, सैल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। उसी को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आज का एक और पॉइंट होगा, नोट करेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें से, जैसे कि जस्ट हमने बात किया कि जो इसमें से सॉल्वेंट जो है पास कर रहा था, सैल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं कर रहे थे। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सैल्यूट का इम्पॉर्टेंस है। तो यदि हम सैल्यूट पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में थोड़े से अमाउंट में डालते हैं तो वह डाइल्यूट होता है, और थोड़े से ज़्यादा और अमाउंट में मिला दिया जाए तो वह कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो हमारा जो कॉन्सनट्रेटेड है, जब उसको हम लोग किसी मेम्ब्रेन से पास कराते हैं तो, और एक तरफ यदि हम लोग डाइल्यूट को रखते हैं, तो डाइल्यूट वाला जो है कॉन्सनट्रेटेड की ओर जो है फ्लो होता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए कि यदि हम लोग अंगूर लेते हैं और खीर लेते हैं, तो जब हम लोग खीर में अंगूर को डालेंगे तो जो कॉन्सनट्रेटेड होगा हमारा खीर का जो लिक्विड होगा, उसमें से अंगूर के अंदर एंट्री नहीं करेगा वह, बल्कि अंगूर वाला जो है खीर के अंदर एंट्री कर जाएगा, और उस कंडीशन में हमारा अंगूर जो है पिचक जाता है। लेकिन उसी की जगह पे यदि हम लोग किशमिश को डालते हैं तो किशमिश के अंदर वाला जो लिक्विड्स है वो काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा खीर का लिक्विड है। इसलिए क्या होता है कि खीर का जो लिक्विड्स होता है, जो चाशनी होती है, वह जो है क्या होती है, उस किशमिश के अंदर एंट्री कर जाती है, जिससे कि वो फूल जाता है। तो यह एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑस्मोसिस का जो है डेफिनेशन नोट कर लिया जाए। द नेट स्पॉन्टेनियस spontaneous flow of the solvent molecules या solvent particles from the solvent to the solution or
form from a less concentrated to less concentrated to solution through a more concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन या फ्रॉम द लेस concentrated to the solution through the more concentrated solution through a semi permeable membrane। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि एक हमारा कंटेनर है, यहाँ पे डाइल्यूट है, यहाँ पे हमारा कॉन्क है। तो डाइल्यूट वाला जो है कॉन्क की तरफ जाएगा, लेकिन कॉन्क वाला जो है डाइल्यूट की तरफ नहीं जाएगा, और ये हमारा SPM है। तो ये हमारा जो है ऑस्मोसिस रहा। इसके बाद हम लोग पढ़ लिया जाए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हमारा जो है 2 टाइप होता है। पहला हमारा हो गया एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, और एक हमारा हो गया एंडोऑस्मोसिस। तो ये हमारा ये 2 टाइप्स हुआ। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, यहाँ SPM ले लिया जाए और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को लिया जाए, और इस SPM से हम लोगों को क्या करना है कि कुछ लिक्विड को पास कराना है। यदि इस कंडीशन में कह रहा है कि यदि इससे बाहर जा रहा है, जैसे मान लिया SPM है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यदि वो बाहर की तरफ जा रहा है, आउट ऑफ, तो उसे हम लोग ऑक्सोमोसिस कहेंगे, और यदि उसके अंदर एंट्री कर रहा है तो उसको हम लोग एंडोमोसिस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन जो है नोट कर लिया जाए। एक्सोमोसिस को, ये एक्सोमोसिस क्या होता है इसको डिफाइन किया जाए तो एंडोमोसिस जो होता है, एक्सोमोसिस या इट इज the moment of water out of the shell when the cell placed in a हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये हमारा जो है एक्सोमोसिस होता है, और ये लास्ट पॉइंट है एंडोमोसिस। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है कि जैसे मान लिया जाए हम एंडोमोसिस ही इसको कर लेते हैं, एंडोमोसिस। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि इट इज द मोमेंट ऑफ वाटर इनटू, यहाँ इनटू कर लिया जाए, इनटू द सेल व्हेन द सेल प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंडोमोसिस। तो हमारी बात बस यहीं पर है कि यदि आउट ऑफ है तो वो हमारा जो है एक्सोमोसिस होगा, और यदि इनटू है तो हमारा एंडोमोसिस होगा।
तो ये आपको याद रखना होगा। अगले वाले पॉइंट्स में हम आप लोगों को ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और आज बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।